नमस्कार विद्यार्थियों, सत्र 2021-22 की इस ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। गत वर्ष की भांति स्नातक द्वितीय वर्ष में भी हिंदी साहित्य के 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। एक प्रश्न पत्र हमारा काव्य से संबंधित रहेगा, वहीं दूसरा प्रश्न पत्र हमारा गद्य साहित्य से संबंधित रहेगा। बीए सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है रीतिकालीन काव्य। चूँकि स्नातक प्रथम वर्ष में हम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में स्नातक द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन काव्य को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जहाँ रीतिकाल के कतिपय प्रमुख कवियों की काव्य कृतियों से चयनित काव्यांशों का अध्ययन हम करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम कुल 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रथम इकाई के अंतर्गत हम आचार्य कवि केशवदास, बिहारी और आचार्य कवि देव को पढ़ेंगे। केशवदास जो हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशवदास को कुछ हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं वह रीतिकाल का प्रवर्तक भी मानते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को माना जाए या आचार्य चिंतामणि से रीतिकाल का प्रवर्तन माना जाए, इस बात पर हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अभी के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रथम इकाई में आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका जो केशव द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसे केशव ने राम कथा को लेकर इस महाकाव्य की रचना की है। रामचंद्रिका से कतिपय काव्यांशों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, श्री राम वंदना, अवधपुरी शोभा वर्णन, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, वन में राम, भारत के कई संवाद, लक्ष्मण क्रोध, पंचवटी वर्णन, सिया हरण, अशोक वाटिका में रावण सीता, सीता के विरह में राम दशा, रावण हनुमान संवाद, लंका दहन, अंगद रावण संवाद, सीता की अग्नि परीक्षा, राम राज्य वर्णन, इन काव्यांशों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दूसरे कवि के रूप में हम बात करें तो दूसरे कवि के रूप में प्रथम इकाई में हम बिहारी को पढ़ेंगे। बिहारी जो प्रमुख रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं और इनकी ख्याति का प्रमुख आधार है इनके द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसमें कुल 713 दोहे हैं। उन्हीं 713 दोहों में से कतिपय दोहों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बिहारी सतसई में जहाँ श्रृंगार, भक्ति और नीति के त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है, उन्हीं श्रृंगारिक दोहों को, उन्हीं नीति संबंधी भक्तिपरक दोहों को हमारे पाठ्यक्रम में यहाँ शामिल किया गया है। प्रथम इकाई के तीसरे अध्याय के रूप में हम कवि देव को पढ़ेंगे। देव भी रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि माने जाते हैं। तो देव के कतिपय काव्यांश जैसे कि सुनी के धुनी चातक मोरनी की, सोवत ते सखी जाग्यो नहीं, सपने में गई देखन हो सुनी, ता दिन ते अति व्याकुल है ते। तो ये आपके काव्यांश की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं ये यहाँ पर पाठ्यक्रम में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिससे किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। तो देव के इन्हीं छंदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और पाठ्यक्रम के अनुसार हमें इन छंदों का अध्ययन करना है। अब हम बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई की, तो द्वितीय इकाई के रूप में कवि पद्माकर, सेनापति और महाकवि भूषण को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पद्माकर भी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। पद्माकर जो ऋतु वर्णन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं, ऋतु वर्णन, रस निरूपण और भक्ति संबंधित इसके अतिरिक्त कुछ फुटकर काव्यांशों को भी हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। पद्माकर के आगे हम बात करें कवि सेनापति की। सेनापति जो श्लेष वर्णन और ऋतु वर्णन, रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए सेनापति का नाम सर्वोपरि माना जाता है। तो सेनापति के इन्हीं काव्यांशों को, जो ऋतु वर्णन से संबंधित इनके छंद हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, इन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा श्लेष जो अलंकार है, श्लेष से संबंधित
जो इनके कुछ छंद हैं, श्रृंगारिक छंद हैं, इनको भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी प्रकार सेनापति यद्यपि रीति काल के रीति निरूपक कवि के रूप में स्थान पाते हैं, सेनापति की रचना कवित रत्नाकर की चौथी और पांचवी तरंग जो में राम कथा से संबंधित प्रसंग भी आते हैं, तो उसी राम कथा से संबंधित कुछ छंदों को भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हम बात करें छठे कवि भूषण की, छठे अध्याय की, जो हमारे दूसरी इकाई में शामिल है। भूषण जहाँ रीति काल में श्रृंगार की अजस्र धारा समस्त कवि बहा रहे थे, रीति निरूपक ग्रंथ लिखे जा रहे थे, वहीं महाकवि भूषण एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस से ओतप्रोत छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण ग्रंथों की रचना करके वीर रस से संबंधित धारा प्रवाहित की थी। शिवराज भूषण यद्यपि इनका रीति निरूपक ग्रंथ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इसके अलावा जो छत्रसाल दशक और शिवा बावनी है, यहाँ छत्रसाल दशक में महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है और वहीं शिवा बावनी में महाराज शिवाजी की वीरता का चित्रण देखने को मिलता है। तो भूषण द्वारा रचित इन्हीं ग्रंथों से कतिपय काव्यांशों को, छंदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हम बात करें हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई, जहां कवि घनानंद, गिरधर कविराय और रज्जब को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। घनानंद, जिन्हें हम रीति मुक्त कवि के रूप में जानते हैं, हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों की रीति काल की जितनी भी रीति काल को समस्त रीति काल को 3 काव्य धाराओं में विभक्त किया जाता है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो हमारे पाठ्यक्रम में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त इन तीनों ही काव्य धाराओं से कवियों को शामिल किया गया है। तो घनानंद के जो प्रेम पीर वर्णन है उससे संबंधित छंदों को हमारे पाठ्यक्रम में प्रमुखता से स्थान मिला है। बात करें इसके आगे गिरधर कविराय की, जो 8वें अध्याय के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ जो नीति से संबंधित है, ये कुंडलियाँ इनकी बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। इन्हीं कुंडलियों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। कुंडलियाँ एक प्रकार से विद्यार्थियों छंद है, जहाँ हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंदों का अध्ययन करेंगे, तो कुंडलियाँ भी 6 चरणों का एक छंद होता है और गिरधर कविराय की कुंडलियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हुई थी, इन्हें हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। 9वें अध्याय के रूप में, या यूँ कहें कि 9वें कवि के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में कवि रज्जब को स्थान दिया है। रज्जब द्वारा रचित पद और साखियों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। रज्जब जो जिन्हें भक्ति काल के अंतर्गत हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, तो समय सीमा की दृष्टि से रीति काल में आते हैं और प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी प्रवृत्तियाँ भक्ति काल से मेल खाती है। भक्ति निरूपक ग्रंथ हैं, भक्ति से संबंधित साखियाँ और पद लिखे गए हैं, तो ये वही रज्जब हैं और इन्हीं रज्जब की इन साखियों और पदों का अध्ययन हम हमारे पाठ्यक्रम में करेंगे। अब हम बात करें हमारी चौथी इकाई की, तो चौथी काव्य में संपूर्ण रीतिकालीन काव्य का जो इतिहास है, हम जानते हैं विद्यार्थियों की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में विभक्त किया गया है। इन 4 कालों में प्रथम काल हमारा आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल और तीसरा काल है रीतिकाल। तो रीतिकाल का क्या इतिहास है, क्या परिस्थितियाँ ऐसी रही जिसके कारण भक्ति काल के बाद, भक्ति काल में जहाँ समस्त कवि प्रमुखता से भक्ति निरूपक ग्रंथों की रचना कर रहे थे, भक्ति भावना से परिपूर्ण थे, वहीं भक्ति काल के तुरंत बाद रीति काल का आगमन होता है, जहाँ श्रृंगारिक भावनाएं, अलंकारिकता, चमत्कार, प्रियता अधिक प्रधान हो जाती है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही थी, उन समस्त परिस्थितियों का अध्ययन हम इकाई 4 के अंतर्गत करेंगे। इसी प्रकार किसी भी काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहता है। अगर हम रीति काल की बात करें, काल के नामकरण को लेकर विद्यार्थियों सर्वाधिक मतभेद रहा है आदिकाल के नामकरण को लेकर, जो हम स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं। रीतिकाल का नामकरण भी, रीतिकाल के अतिरिक्त रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, अलंकार काल भी इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे रीति श्रृंगार युग कहना अधिक उचित मानते हैं। तो इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं, किन किन विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, इनके पीछे क्या आधार है और कौन सा नाम सर्वाधिक
उचित है। इन सभी बातों के संबंध में भी हम इकाई 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी प्रकार रीतिकाल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां हैं, जो तीनों प्रमुख काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, और इन तीनों काव्य धाराओं में कौन कौन से प्रमुख कवि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, उन समस्त कवियों का, काव्य धाराओं का, काव्यगत प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन हम चौथी इकाई के अंतर्गत करेंगे। अब बात करें हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की 5वीं और अंतिम इकाई के बारे में, जहां काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक्स को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, जैसे काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और इसके अतिरिक्त नायक नायिका भेद। और यहाँ कुछ छंदों को भी हमारे पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, दोहा, चौपाई, चौपाई, कुंडलियाँ, कवित, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, मालिनी, सवैया, द्रुत विलंबित। तो 5वीं इकाई में हम काव्य शास्त्र के इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं विषयों पर हम विस्तार से अध्ययन अनुशीलन करेंगे। अब हम बात करें हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पुस्तक की, तो विद्यार्थियों रीतिकालीन काव्य संग्रह नाम से एक पुस्तक आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, जो पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित है। एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए कि पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित, और जिसके संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज, और पुस्तक का नाम है रीतिकालीन काव्य संग्रह। तो यह पुस्तक आपके संपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी का है, रीतिकालीन काव्य, इसे अपने अंदर समाहित किए हुए है, और यह अपने पाठ्यक्रम के पूर्णतः अनुरूप इसको डॉक्टर हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित किया गया है। तो आप सबसे पहले तो यह रीतिकालीन काव्य संग्रह, संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज, और प्रकाशन है पंचशील प्रकाशन जयपुर, जो आपको बाज़ार में किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। इसे आप ले लीजिए, जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है। अब हम बात करें कुछ सहायक ग्रंथों की, क्योंकि अब आप स्नातक स्तर पर आकर केवल पाठ्यक्रम को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, अपितु हमें कुछ सहायक ग्रंथों की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो उन सहायक ग्रंथों के रूप में आपको स्क्रीन पर कुछ ग्रंथों के नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर बाज़ार में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है, बच्चन सिंह का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास है। तो हिंदी साहित्य से संबंधित आपको जहाँ हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास आपको मिलता है, वह एक पुस्तक आपको सहायक ग्रंथ के रूप में अपने पास रखनी ही चाहिए। इसके अलावा हम चूँकि रीतिकालीन काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो रीतिकालीन काव्य से संबंधित और सहायक ग्रंथों की अगर हम बात करें, तो रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा, जिसके लेखक हैं मनोहर लाल गौड़। इसी प्रकार रीतिकालीन हिंदी और काव्य, लेखक हैं भगवान दास तिवारी। अलग अलग कवियों की अगर हम बात करें, तो बिहारी का नया मूल्यांकन, केशव की काव्य कला, जिसके लेखक है कृष्ण शंकर शुक्ल, घनानंद काव्य और आलोचना, किशोरी लाल। ये पुस्तकें भी आपके लिए सहायक ग्रंथ के रूप में अत्यंत उपयोगी रहेगी। अब हम बात करें काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, तो इसके लिए आप दशरथ ओझा द्वारा रचित लिखित समीक्षा शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार पारिजात नाम से एक छोटी सी पुस्तक आती है, जिसके अंतर्गत रस का, छंद का, अलंकारों का बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही सारगर्भित विवेचन देखने को मिलता है। वह पुस्तक भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। चूँकि आप हमने पाठ्यक्रम को देखा विद्यार्थियों, संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है वह काव्य से संबंधित है, और काव्य भी रीतिकालीन काव्य से संबंधित है, जहाँ प्रारंभिक 3 इकाइयों में अलग अलग कुल 9 कवियों को स्थान दिया है, जहाँ हम इन 9 रीतिकालीन कवियों द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथों से चयनित काव्यांश जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उनका अध्ययन करेंगे।
चौथी इकाई में हम संपूर्ण रीतिकालीन काव्य के इतिहास को पढ़ेंगे, जहाँ परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, काव्य धाराएँ, नामकरण इत्यादि शामिल हो जाते हैं। और पांचवी और अंतिम इकाई हमारी काव्य शास्त्र के टॉपिक से संबंधित है, जहां हमें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल छंदों का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त काव्य की परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, नायक नायिका भेद, इनको हमें चतुर्थ इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम 5 इकाई में विभक्त है। 5 इकाई में से प्रारंभिक 3 इकाइयाँ हमारे रीतिकालीन कवियों से संबंधित है, चौथी इकाई में रीतिकालीन काव्य का इतिहास है, और पांचवी इकाई हमारी काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक से संबंधित है। और सहायक ग्रंथों के रूप में कुछ ये पुस्तकों के नाम आपके सामने हैं, जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। और इसके अतिरिक्त इन पुस्तकों के अलावा मैंने आपको 2 पुस्तकें बताई है। काव्य शास्त्र के टॉपिक्स के लिए तो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित अलंकार पारिजात, और इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, और रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के मूर्धन्य इतिहासकार माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित इतिहास को पढ़े बिना हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हिंदी साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे पास होना ही चाहिए। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो गद्य साहित्य से संबंधित है, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।